नमस्कार, टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रियंका गांधी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। ग्वालियर चंबल संभाग में प्रियंका गांधी का यह दौरा आज हुआ और इस दौरे में ग्वालियर में सभा प्रियंका गांधी ने की है। प्रियंका गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र की सरकार, शिवराज सरकार पर अटैक किया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने आरोप और प्रत्यारोप या टिप्पणियों की परिधि से बाहर रखा। क्या कुछ खास आज प्रियंका गांधी के संबोधन में रहा, उस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ टीवी 9 हिंदी के पॉलिटिकल एडिटर कबूल अहमद साहब जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ खास रहा प्रियंका गांधी के संबोधन में। कबूल अहमद साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज, क्योंकि लगातार ये चर्चा चल रही थी कि प्रियंका गांधी जब ग्वालियर में आएंगी तो फोकस रहेगा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। वजह क्या रही? देखिए, इस निश्चित तौर पे ये उम्मीदें लगाई जा रही थी कि प्रियंका गांधी खास तौर से ग्वालियर जा रही हैं, जो कि सिंधिया का गढ़ माना जाता है। और उस सिंधिया के जो बगावत 2022 में की थी, उससे ये माना जा रहा था कि निश्चित तौर पे कांग्रेस से बीजेपी खेमे में गए सिंधिया पे निश्चित तौर पे प्रियंका गांधी अटैक करेंगी। प्रियंका गांधी ने ग्वालियर जाती हैं और सिंधिया का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझती हैं। इस तरह से प्रियंका गांधी ने ये बात साबित कर दिया है कि वो, ख़ास तौर से उन्होंने ये कहा भी कि हम चाहें तो सिंधिया पे और पीएम मोदी पे बात कर सकते हैं, लेकिन हम उन पे ज़्यादा अहमियत देने के बजाय हम मुद्दों पे बात करेंगे। और वो मुद्दे महंगाई होंगे, लोगों से जुड़े हुए होंगे, और जो जिन चुनाव को लेकर कांग्रेस एजेंडे में जा रही, उस पर प्रियंका गांधी ने अपनी बात को रखना मुनासिब समझा। इस तरह से प्रियंका गांधी ने ख़ास तौर से एक पूरे नैरेटिव जो एक बनाया जाता या जो एक कोशिश होती, वहाँ पे ना जाके उस नैरेटिव में न फंस कर के सीधे तौर पे वो उन मुद्दों पे, जिस मुद्दों को लेके कांग्रेस इस चुनाव में पूरी तरह से मध्य प्रदेश में अभियान कमलनाथ चला रहे हैं, उसी मुद्दे पे प्रियंका गांधी ने अपने पूरे भाषण को रखा। और उन्होंने शिवराज की खामियों को, ख़ास तौर से तमाम वो चीज़ें गिनाई, और उसके साथ साथ कांग्रेस सरकार की जो उपलब्धियां हैं या अलग अलग राज्यों की, उनको लेके बात किया, उनके वादों की बात किया कि हम वो वादे करते हैं जो गारंटी। और ख़ास तौर से इस पूरे एजेंडे में सिंधिया का जिक्र न करके उन्होंने एक बात ये साबित कर दी है कि सियासत में एक बात होती है कि अगर अपने दुश्मन को मात देना है तो उसकी चर्चा करना ही छोड़ दो। तो मुझे लगता है प्रियंका गांधी ने ये कवायद की है कि हम पूरे इलेक्शन को सिंधिया के बेस्ड न बनाएं अपने अभियान को, कि ताकि पूरे मेरे है जो उनका नैरेटिव था, वो सीधा जो नैरेटिव था, वो नैरेटिव था शिवराज के ख़िलाफ़। वो पूरे इलेक्शन को सिंधिया को अहमियत न देके ग्वालियर में जाके तो ये बात साबित कर दिया। इसके कई तरह के पहलू से देखा जा सकता है। एक तो ये कि हम सिंधिया मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है, उनको इग्नोर कर दिया, और इससे सिंधिया को कोई सिंपैथी लेने का, अपने इलाके में लोगों के बीच बताने का, वो पूरा नैरेटिव को तोड़ दिया। दूसरी चीज़, उन्होंने वो मुद्दों का जिक्र किया जो मुद्दों को लेकर कांग्रेस इस पूरे चुनाव में है, और इससे ये साबित करने की कोशिश की कि कांग्रेस मुद्दों पे ही चुनाव लड़ेगी, और उस मुद्दों के ज़रिए, क्योंकि वो मुद्दे ऐसे हैं जो लगातार कांग्रेस के जीत की गारंटी बन रहे हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या फिर वो कर्नाटक हो। अब उन्हीं मुद्दों को लेके मध्य प्रदेश, राजस्थान या जो छत्तीसगढ़ के चुनाव हैं, या ख़ास तौर से तेलंगाना के, उन अलग अलग राज्यों में वही वादे लेके कांग्रेस जा रही है। एक यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि वो सिंपैथी फैक्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए वहाँ पर ना बने, इससे बचने की एक कोशिश ज़रूर है, और ध्यान जो है जनता का वो मुद्दों पर केंद्रित रहे, ये कोशिश प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन के जरिए की। लेकिन इसमें एक फैक्टर ये आ रहा है कि जब लगातार कांग्रेस पार्टी 2020 के बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार लगातार कह रही है, इस तरह की एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, नैरेटिव लगातार क्रिएट किया जा रहा है। हाल ही में हमने देखा प्रियंका गांधी के इस दौरे से ठीक पहले रात को वहाँ पर ग्वालियर में वो पोस्टर कमलनाथ साहब के लगा दिए गए, गद्दार टाइटल देकर उनको, और एक विकीलीक्स की रिपोर्ट के आधार पर आरोप लगाया गया कि देश को धोखा कमलनाथ साहब ने दिया है, न्यूक्लियर डील्स को लेकर वो कुछ आरोप हैं। तो ऐसे में क्या जो ये अब कोशिश की गई कि एक नैरेटिव बने गद्दार वर्सेस गद्दार, गद्दार बनाम गद्दार, तो ऐसा लग रहा है क्या प्रियंका गांधी उसमें कामयाब हो पाएंगी कि इस परसेप्शन से बाहर उस मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स को निकाल पाए?
देखिए, कांग्रेस इस पूरे इलेक्शन को, मध्य प्रदेश को बहुत स्ट्रेटजी और बहुत रणनीति के साथ चुनाव लड़ रही है। वो किसी तरह से बीजेपी के एजेंडे में फंसने के बजाय वो अपने एजेंडे पे कांग्रेस को, बीजेपी को लाना चाहती है। इसीलिए आप देखेंगे एक तरह से वो पोस्टर लगाया गया बीजेपी की तरफ से, जो वीकलीज के खुलासे गद्दार के तौर पे, तो कांग्रेस की तरफ से भी एक पोस्टर लगाया गया कि रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ी गोरों से, कांग्रेस लड़ेगी चोरों से। तो वो सीधा सीधा कहीं ना कहीं टारगेट सिंधिया पे था। और उस पोस्टर में प्रियंका गांधी का और रानी लक्ष्मीबाई का फोटो लगाया गया है, तस्वीर लगाई गई है। आप समझिए, ग्वालियर के अंदर रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र होना, उनके पोस्टर लगना, वो कहीं ना कहीं सिंधिया को ही टारगेट करना है, सिंधिया परिवार को टारगेट करना है निश्चित तौर पे, क्योंकि वो फिर जो जख्म है वो 1857 की जंग में चला जाता है, जब रानी लक्ष्मीबाई लड़ती हैं और सिंधिया परिवार अंग्रेज़ों के साथ होता है। तो वो पूरा नैरेटिव पोस्टर के जरिए रहा, लेकिन प्रियंका गांधी ने उस नैरेटिव को नहीं, वो जो मैसेज देना है कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश के नेता हैं वो दे रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी जाती हैं, एक बड़े नेता के तौर पे हैं, आजकल कांग्रेस के सबसे स्टार प्रचारकों में से हैं, और कांग्रेस नेता उन्हें अपनी जीत की गारंटी बताते हैं। और क्योंकि वो हिमाचल और कर्नाटक में, जैसे मैंने कहा, जिक्र किया, वो जीत कांग्रेस को दिलाने में अहम है। और वो खासतौर से कांग्रेस के, और याद देखें तो महिलाओं से बहुत अच्छा कनेक्ट करती हैं। इसीलिए जब आज वो बात कर रही थी या अपने प्रचार अभियान जो संबोधित कर रही थी, उस दौरान जब वो बात कर रही थी, लगातार माताओं, बहनों और महिलाओं से ज़्यादा वो सीधे कनेक्ट होना चाहती थी। तो इस ज़रिए वो पूरे जो नैरेटिव है या कांग्रेस बीजेपी का जो एजेंडा है, उस एजेंडे या उस पिच पे खेलने के बजाय वो अपने पिच पे रखना चाहती हैं, अपने एजेंडे को पूरे इलेक्शन के साथ उतरना चाहते हैं। करने की कोशिश। एक छोटा सा सवाल ये सर, कि जब प्रियंका गांधी गारंटी की बात कर रही है, 5 गारंटी वो देकर गई, कर्ज माफी की बात हो, जो लड़कियां हैं उनके खातों में 1500 रुपये डालने की बात हो, इसके अलावा ओपीएस का मुद्दा है, राजस्थान समेत कई राज्यों में ओपीएस का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन मैं स्पेसिफिकली ग्वालियर चंबल संभाग की जो पॉलिटिक्स है, जो 34 सीटें वहाँ पर जो होती हैं उस इलाके में आती हैं, क्या वहाँ का जो पॉलिटिकल फैब्रिक है उसमें किस तरह के मुद्दे प्रभावित करेंगे आम जनता को? देखिए, खासतौर से आपने बात किया ग्वालियर और चंबल, ये पूरा इलाके में निश्चित तौर पे 34 सीटें हैं। अगर 2000 हम 5 साल पहले जाते हैं पीछे, तो उस इलेक्शन के नतीजे बहुत कुछ मध्य प्रदेश की सियासत में तब्दील लाए थे। ये कहा जाता है कि जिसने ग्वालियर और चंबल जीत लिया, उसने मध्य प्रदेश की सत्ता पे काबिज हो गया। और पिछली बार आप देखेंगे 34 में से 26 सीटें कांग्रेस जीतने में सफल रही थी, और इसी के आधार पे कांग्रेस की सत्ता बनती है। लेकिन इन्हीं 26 विधायकों में से ज़्यादातर विधायकों की बगावत जो है वो कमलनाथ की सत्ता का विदाई का रास्ता भी तय करती है। तो निश्चित तौर पे जो चंबल और ग्वालियर का बेल्ट है वो किंग मेकर के तौर पे मध्य प्रदेश में है। और लेकिन यहाँ के अगर आप फैब्रिक देखेंगे तो निश्चित तौर पे इस इलाके में सामाजिक और ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा जो दलित मतदाता हैं, दलित मतदाताओं का होने से, और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे थोड़ा सा अपर क्लास का वोटर है और कुछ वोट ओबीसी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये इलाका है, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ एकदम इलाका है, राजस्थान से भी थोड़ा सा टच होता इलाका है। तो एक वो इलाका है, ख़ास तौर से प्रियंका गांधी जब वहाँ पे प्रचार कर रही थी तो राजस्थान और छत्तीसगढ़, खासतौर से छत्तीसगढ़ की बार बार जिक्र कर रही थी। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, और कांग्रेस खासतौर से भूपेश बघेल ने जिस तरह के काम किए हैं वो एक मॉडल के तौर पे छत्तीसगढ़ को बार बार रख रही थी। निश्चित तौर पे जो पुरानी पेंशन स्कीम योजना है वो एक तरह से कांग्रेस की जीत में अहम भूमिका निभा रही है। ये माना जा रहा है, कई राजनीतिक तौर पे देखा गया है कि लोग उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी एक लंबे समय से मांग चल रही है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। कांग्रेस उस पर वादा करती है। महिलाओं को जो वहाँ खासतौर से जो महिला वोटर हैं वो मध्य प्रदेश की सियासत में बहुत महत्वपूर्ण है। मामा जो शिवराज सिंह चौहान को जानता है, उनकी जीत का आधार वही साइलेंट वोटर, जो बीजेपी जिसको पीएम मोदी साइलेंट वोटर कहते हैं, और वही जो है वो शिवराज चौहान की जीत है। अब प्रियंका गांधी उसी वोट को तोड़ने की कवायद कर रहे हैं, इसीलिए आप देखेंगे वो ज़्यादातर महिलाओं पर फोकस कर रहे हैं और उनकी रैलियों में बड़ी संख्या में महिलाएं लाई जाती हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत स्ट्रेटजिकल प्रियंका गांधी को, क्योंकि अभी तक कांग्रेस में कोई ऐसा लीडर नहीं था महिलाओं के बीच में जो जाके सीधे कनेक्ट सके। सोनिया गांधी जाती थी, सोनिया गांधी जिस तरह के लोगों से कनेक्ट रहती थी उसमें टूटी फूटी हिंदी बोलती थी, तो वो उतना प्रभावित नहीं होता। लेकिन प्रियंका गांधी एक अलग तरीके से हैं। प्रियंका गांधी आज भी बात कर रही थी तो आप देखेंगे चंबल और ग्वालियर की भाषा में बात कर रहे थे, और उस चीज़ को रानी लक्ष्मीबाई की याद दिला रही थी, इंदिरा गांधी से जोड़ रही थी। मतलब आप सोचिए 3-4 चीज़ें जिक्र कर रही थी, ग्वालियर में होना, लक्ष्मीबाई का जिक्र करना,
इंदिरा गांधी का जिक्र करना, दोनों चीज़ें रानी लक्ष्मीबाई के ज़रिए भले सिंधिया का नाम ना लें, लेकिन वो सिंधिया परिवार के साथ उसके जो रिश्ते हैं रानी लक्ष्मीबाई के, वो जो दाग है वो कहीं ना कहीं टारगेट करती हैं। और दूसरी तरफ जब वो इंदिरा गांधी की बात करती हैं तो लोग प्रियंका गांधी में जो छवि इंदिरा गांधी की देखते हैं उसकी बात करती हैं। तो मुझे लगता है प्रियंका गांधी इन दोनों जिक्र के ज़रिए वो अपने रखती हैं और सिंधिया का जिक्र न करके उस नैरेटिव से वो दूर कर देती हैं। तो पूरी तरह से वो करती हैं। और ये जो पूरा इलाका है मध्य प्रदेश, वो सिंधिया का नहीं बल्कि बीजेपी के बड़े नेताओं का गढ़ है। चाहे नरोत्तम मिश्रा हों या नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हों या वी डी शर्मा हों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उस इलाके में जाना और उस इलाके में जाके खास तौर से बीजेपी को टारगेट करना, सिंधिया को इग्नोर कर देना, वो प्रियंका गांधी की बहुत स्ट्रेटेजिकल जो है रणनीति का है। महिलाओं का आपने जिक्र किया तो, और जैसा कि प्रियंका गांधी ने अपने इस संबोधन में ज़रूर ये कहा कि देखिए मैं आलोचना वाली राजनीति में नहीं पढ़ना चाहती, आरोप प्रत्यारोप वाली राजनीति में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन मणिपुर में जो घटना हुई, जो वीडियो वायरल हुआ, उसका जिक्र उन्होंने किया, उस पर प्रधानमंत्री को टारगेट उन्होंने किया। वो भी एक संदेश आम जनता में और वहाँ की जनता में देगा। निश्चित तौर पे देखिए, जो मणिपुर की घटना है वो इतनी शर्मनाक और वो है जिसका कोई भी किस तरह से आप देख सकते हैं उसको लेके पूरे देश भर में गुस्सा है। तो निश्चित तौर पे जब प्रियंका गांधी इसका जिक्र करेंगे, मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और वहाँ पे इस तरह का सरेआम होता है, तो निश्चित तौर पे इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। तो और वो आज की तारीख में पूरे देश में उसको लेके आक्रोश है। तो निश्चित तौर पे सियासत है, तो सियासत में चीज़ें हैं। संसद में कांग्रेस इसी मुद्दों को लेके लगातार जो है वो बीजेपी को घेर रही है और वहीं प्रियंका गांधी जिक्र करके लोगों के बीच में इस मुद्दे को ले जा रही हैं और बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बना रही हैं। आप देखेंगे कि आज प्रियंका गांधी ने एक बात और कही है कि शिवराज की सरकार को मामा सरकार भ्रष्ट है, वो जाने वाली है, कांग्रेस की सरकार आने वाली है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये कवायद की है। लेकिन बीजेपी ने भी प्रियंका गांधी के जाने से पहले जिस तरह के पोस्टर लगाए, उसमें एक पोस्टर ये भी था कि प्रियंका जी का मध्य प्रदेश में स्वागत है। तो निश्चित तौर पे मुस्कुराइए, आप मध्य प्रदेश में हैं। तो ये उसी तरह का है जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में लगाई कि आप मुस्कुराइए, लखनऊ में हैं। तो मुझे लगता है कि एक तरह से प्रियंका गांधी को बीजेपी भी सीधे टारगेट करने के बजाय वो सॉफ्टली कर रही है कि सीधा कहीं ऐसा ना हो कि हम प्रियंका गांधी को टारगेट करें और महिलाओं हमसे नाराज़ हो जाए। और मध्य प्रदेश की सियासत में जो महिला वोटर हैं वो 48% वोटर हैं, 48 पॉइंट कुछ, मतलब बहुत मामूली सा अंतर पुरुष और महिला वोटर के बीच में है। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें। दूसरी चीज़ यह है कि वो जो पूरा इलाका है वो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, सिंधिया वहाँ के हुआ करते थे, गोविंद सिंह जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उसी इलाके से आते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अब उस दुर्ग को अपने दुरुस्त करने में लगी हुई है। इसीलिए आप पिछले दिनों देखेंगे तो कई भाजपा के नेता या सिंधिया समर्थक आए हैं। इसीलिए उन्होंने सिंधिया को टारगेट ना करके जो सिंपैथर वोटर है उसको हासिल करने की कोशिश की है कि कुछ लोग हैं, क्योंकि वहाँ सिंधिया घराने का भी अपना वर्चस्व रहा है। तो प्रियंका गांधी उस नैरेटिव न पढ़ के जो एजेंडे हैं, जिस मुद्दों को लेके कमलनाथ मध्य प्रदेश में पिछले 1 साल, 1.5 साल, 4 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उसी मुद्दों को लेके प्रियंका गांधी उतरी हैं और वो जो है मैसेज देने की कोशिश है। लेकिन उसके साथ साथ जो कांग्रेसी नेता हैं वो कर रहे हैं। आप देखेंगे कमलनाथ ने क्या कहा कि मैं मतलब न महाराजा हूँ और न ही मामा हूँ। महाराजा वो सिंधिया कह रहे हैं, मामा किसे कह रहे हैं? शिवराज को। मैं एक आम इंसान हूँ, वो भी एक आम आदमी की तरह जोड़ते हैं। जबकि कमलनाथ जिस तरह से कॉरपोरेट उद्योग घराने के आदमी हैं, चार्टर्ड प्लेन से जाते हैं और मध्य प्रदेश की सियासत में वो बहुत कभी उस तरह के नहीं थे। वो केवल छिंदवाड़ा के नेता के तौर पे जाने जाते थे और केंद्रीय राजनीति करते थे मध्य प्रदेश। लेकिन जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने 2018 में, उसके बाद से जो वो लगातार सक्रिय हुए, आज मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा में नहीं बल्कि आज वो मध्य प्रदेश में एक जनाधार वाले नेता के तौर पे स्थापित हो चुके हैं, कांग्रेस के चेहरा बन चुके हैं। और वही चीज़ जो है कवायद हो रही। और प्रियंका गांधी जो कमलनाथ ने एजेंडे जो तय किए हैं, प्रियंका गांधी उसी एजेंडे पे रहना चाहती हैं और उसी एजेंडे पे चुनाव लड़ना चाहती हैं। मेरे 2 सवाल है कबूल अहमद साहब। पहला सवाल ये, क्योंकि इस तरह की बातें कही जा रही थी कि जो दलित वोट बैंक है और जो चूँकि बीएसपी का भी अच्छा खासा प्रभाव उस वोट बैंक के बीच में है, उस वोट बैंक को पूरी तरह से इस बार शिफ्ट कराने की कांग्रेस में कोशिश पार्टी की है। तो जो ये पूरा संबोधन रहा है, जो गारंटियाँ रही, उसमें ऐसा दिखता है क्या कि उस वोट बैंक को ये प्रभावित करेगा? और दूसरा मेरा सवाल ये, ग्वालियर चंबल संभाग में जो पूरे संबोधन को अगर देखा जाए, लबोलबाब देखा जाए, तो पूरी ये केवल इस क्षेत्र के लिए नहीं, ऐसा लग रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश का जो चुनाव होने जा रहा है, ओवरऑल स्ट्रेटजी कांग्रेस पार्टी की नज़र आती है इसमें।
देखिए निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी जा रही हैं तो हर इलाके में पहले उन्होंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत जो है महाकौशल के जबलपुर से करती हैं। वो जबलपुर के इलाका आसपास में ट्राइबल्स बेल्ट है, उस वक्त एक आदिवासी का मुद्दा गरमा रहता है। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को वोट को साधने की कवायद कर रही है। उस वक्त महिला वो जाती हैं और आदिवासियों को टारगेट करती हैं। अब वो प्रियंका गांधी जाती हैं ग्वालियर में दलित वोटों को साधने की कवायद है। ये इलाका पूरा बसपा गढ़ है। खासतौर से दलित वोटर कर्नाटक चुनाव के बाद जिस तरह से कांग्रेस में लौटा है, वो कांग्रेस को एक हौसला बढ़ा। एक लंबे समय तक जो ये दलित वोटर है वो कांग्रेस का बहुत कोर वोट बैंक हुआ करता था। दलित और मुस्लिम वोट जो है उनका माना जाता था, और वो वोट खास तौर से 90 के बाद शिफ्ट होना शुरू हुआ। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वो सपा बसपा कांग्रेस के साथ चला गया, तो उसी तरह मध्य प्रदेश में बसपा के साथ जो दलित वोटर चला गया, और मुस्लिम वोट क्योंकि वहाँ सपा है नहीं तो कांग्रेस के साथ ही लगा रहा। अब वो वोट इसीलिए बसपा जो चंबल इलाके में आप देखेंगे तो वहाँ 25 से करीब 20 से 22% के आसपास दलित वोटर है। लेकिन हर कोई ऐसी विधानसभा नहीं है ग्वालियर चंबल की जहाँ पे 25,000 से लेकर 55,000 वोट तक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि उस इलाके में तो कांग्रेस ने उन दलित वोटों को साधने के लिए भी कवायद की है। अपनी एक नई लीडरशिप खड़ी की है। फूल सिंह बरैया जो बसपा के बड़े नेता हुआ करते हैं उनको अपने साथ लाई है। देवाशीष जो एक यूथ नेता है, उसको पिछली बार लोकसभा लड़ाया था, उसको भी आगे बढ़ाया है। तो खासतौर से बहुत कुछ कांग्रेस ने दलित वोटों किया है। उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं, उसको लेके वो भुनाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से बीजेपी खासतौर से राष्ट्रपति मुर्मू के जरिए ट्राइबल्स वोटों को साधने की कवायद करती है, साधने की कोशिश मैसेज देती है, उसी तरह से कांग्रेस भी दलित वोटों को लेके साधने की पूरी कवायद कर रही है। उसका एजेंडे देखेंगे, चाहे वो इंडिया का जब गठन किया गया अपोजिशन पार्टी का, उसमें भी जो मुद्दे हैं वो सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना के हैं। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के एजेंडे में दलित वोटर बहुत प्रमुख रूप से है, और ग्वालियर के इलाके में तो बहुत इंपॉर्टेंट वोटर है वो। और इसीलिए कोई भी मुद्दा छोड़ना नहीं चाह रही थी प्रियंका गांधी, ऐसा लगा, क्योंकि हर मुद्दे का उन्होंने जिक्र किया। महाकाल लोक में जो भ्रष्टाचार हो उसका भी जिक्र कर रही हैं। सीधी में जो घटना घटी, पेशाब कांड जो हुआ, उसका भी जिक्र उन्होंने किया। तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी मुद्दा वो नहीं छोड़ना चाहती। एंटी इनकम्बेंसी को लेकर भी प्रियंका गांधी ये जानती है, कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि वो एक फैक्टर बना रहना चाहिए। उससे इतर या दाएं बाएं किसी तरह का परसेप्शन क्रिएट ना हो, ये कोशिश पार्टी की रहेगी। और इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई देखिए, सरकार तो जो सरकार की नींव पड़ी जब 2020 में सत्ता का उलटफेर हुआ तो वो अहंकार की सरकार है, नींव गलत पड़ी थी। तो वो एक फैक्टर लगा कि भाई एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर को भी बुरा लेना चाहती है पार्टी। निश्चित तौर पे कांग्रेस 10 साल के सत्ता में रही, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और सत्ता एंटी इनकम्बेंसी के चलते ही भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हुई थी जब उमा भारती मुख्यमंत्री बनी थी। तो निश्चित तौर पे पिछले 20 सालों से आप देखें, अगर 15 महीने घटा दें कमलनाथ के, तो बीजेपी की सरकार है। लोग एक ही सरकार को देख रहे हैं। पिछली बार भी सत्ता विरोधी लहर थी, और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 114 सीटें जीत के आई थी, सत्ता है ना, और जो है सत्ता में आई थी, लेकिन वो क्योंकि बगावत हुई उसके बाद वो सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन अभी भी क्योंकि शिवराज मुख्यमंत्री थे, शिवराज सिंह चौहान, और अभी भी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, तो मध्य प्रदेश की जनता उससे है। और इस बार सत्ता विरोधी लहर जिस तरह की मध्य प्रदेश में दिख रही है, और वो बीजेपी की बेचैनी भी जाहिर करती है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसीलिए मध्य प्रदेश की चुनाव की कमान अमित शाह ने खुद संभाल ली है, और उन्होंने अपने जो सबसे मजबूत सिपह सालार हैं भूपेंद्र यादव को, उनको वहाँ का प्रभारी बनाया है, और वहाँ पे हर 15 दिन पे एक दौरे की रूपरेखा खींची है, और वो पूरी तरह की स्ट्रेटजी बना लिया है कैसे हमें चुनाव लड़ना है। तो बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को समझ रही है। अब उसको काउंटर करने के मतलब उसको निर्धार करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए शिवराज सिंह चौहान लगातार अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं, जा रहे हैं, लोक लुभावने वादे कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हर रोज़ उनके कार्यक्रम आप देखें किसी न किसी ज़िले में लगे हुए हैं। तो कांग्रेस भी उस नैरेटिव को बनाए रखना चाहती है, बीजेपी उसे ख़त्म करना चाहती है, कांग्रेस बनाए रखना चाहती है, ताकि वो नैरेटिव बना रहेगा, तभी वो उनकी सत्ता में वापसी का जो बनवास है वो मध्य प्रदेश की संसद में खत्म हो पाएगा। बिल्कुल सर। इस प्रियंका गांधी के इस दौरे से पहले नरोत्तम मिश्रा साहब कह रहे थे भाई ग्वालियर की जनता से धोखा क्यों किया। पहले तो पार्टी ये बताए कि जब सत्ता में आए तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बजाय कमलनाथ साहब को सत्ता का सेहरा क्यों पहनाया गया। मतलब वो ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा क्लैरिटी उस पर आए कि फेस। मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, पिछली बार निश्चित तौर पे ये बात थी कि कोई चेहरा सीएम का नहीं था, लेकिन कमलनाथ जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे
तभी कुछ तय हो गया था कि अगर सत्ता में आती तो कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में कांग्रेस जीत के आई थी, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा मुख्यमंत्री को लेके विवाद हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश को लेके बहुत ज़्यादा विवाद नहीं हो पाया था उस समय, और कमलनाथ बहुत आसानी से मुख्यमंत्री बन गए थे। मुझे लगता है कि ये बात ज़रूर है कि उस वक्त सिंधिया ने बहुत मेहनत की थी, बहुत मशक्क़त की थी, और ये उम्मीद थी। दरअसल उस वक्त मुझे लगता है कि जो कांग्रेस देख रही थी वो वर्तमान कमलनाथ में देख रही थी, भविष्य जो है सिंधिया में देख रही थी। लेकिन सिंधिया बहुत जल्दी उनको उनकी महत्वाकांक्षा थी कि वो जाएं, लेकिन वो जाते हैं, जाके भी उन्हें वहाँ वो चीज़ जिसके लिए गए थे कि वो मुख्यमंत्री बन सकें, नहीं बन पाए। और मध्य प्रदेश में आज भी जो है देखें सत्ता पे, तो वो शिवराज सिंह चौहान का बीज है। इस बार भी कांग्रेस वहाँ कोई बीजेपी जो है सीएम कैंडिडेट नहीं रही। इस बार वहाँ गुटबाजी, खासतौर से जो गुट बटा हुआ था कांग्रेस के अंदर, वो काफ़ी खत्म हुआ है। दिग्विजय सिंह भी एकदम सरेंडर के मूड में है, और वो स्वीकार करते हैं कि जो अगर चेहरा है तो जो कमलनाथ है। कांग्रेस ने भले ही कोई घोषणा नहीं की, लेकिन अघोषित तौर पे जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं वो कमलनाथ ही माने जा रहे हैं। अब नरोत्तम मिश्रा का ये कहना, और वो पुराने सिंधिया की सिंपैथी में, खासतौर पर ग्वालियर में जब बात कर रहे हैं कि होना चाहिए, तो वो ये चाहते हैं कि देखिए ग्वालियर का इलाका है, यहाँ के नेता जो हैं वो सिंधिया हैं, और पिछली बार यहाँ जो कांग्रेस की जीत हुई थी वो सिंधिया की वजह से हुई थी, और कांग्रेस जो आई थी सिंधिया की वजह से आई थी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का है तो सिंधिया के साथ कांग्रेस ने धोखा किया है कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर। तो वो सिंपैथी ग्वालियर की सिंपैथी को करना चाहती है, ना कि गुटबाजी को है। नरोत्तम मिश्रा भी उसी इलाके से हैं, तो क्या नरोत्तम मिश्रा इतना बड़ा साहस कर सकते हैं कि 2023 के चुनाव में उस सिंधिया को चेहरा बना सकते हैं या के लिए प्रमोट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, क्योंकि उनकी खुद भी महत्वाकांक्षा है और शिवराज की भी। तो मध्य प्रदेश के अंदर भी, बीजेपी में भी, कांग्रेस इस वक्त उस गुटबाजी से बाहर हो चुकी है, मगर बीजेपी के अंदर वो गुटबाजी अभी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जब अमित शाह जाते हैं तो वो तमाम उन जो अलग अलग खेमे में बटी हुए हैं सब नेताओं को बुलाते हैं, उनके साथ बैठक करते हैं, और जीत के लिए कहते हैं विजय संकल्प यात्रा शुरू होगी। और सबको मुझे लगता है वो साधने को कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय भी बहुत दिनों से जो माना जाते थे, वो भी इस वक्त एक तरह से एक सामंजस्य बनाए हुए हैं। बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि एक सामूहिक रूप से मिलकर चुनाव लड़ें। निश्चित तौर पर गुटबाजी दोनों पार्टियों में है, एक जगह गुटबाजी थोड़ा सा दिख रही है, एक जगह अभी नहीं दिख रही। ये थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं तो कुछ छोटे छोटे सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। कैसा ये संबोधन रहा प्रियंका गांधी का? ऐसा लगा बड़ा सधे हुए अंदाज में सारे मुद्दों को समेटा गया, ताकि एक कहते हैं ना कि राजनीतिक तौर पर किसी तरह की गलती ना हो जाए संबोधन के जरिए, या उसको भी, उस पर भी खासा ध्यान रखा गया। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैंने कहा ना कि कांग्रेस जो होता था, कभी अक्सर होता था कि वो बीजेपी के नैरेटिव में फंस जाती थी। वो चीज़ें नहीं हो रही। कांग्रेस ने तय किया है हमें किन बातों को, किन मुद्दों पे, किन एजेंडे पर रखना है, कौन क्या कर रहा है उसके वो नहीं। बीजेपी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं या प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं, उस पे, उस नैरेटिव में न जाके, इसलिए अपनी नैरेटिव में रखना है हमें। उन्हीं सड़क अपने चलना है, अपने एजेंडे पे चलना है, ताकि, क्योंकि उनको जो जिस एजेंडे पे कांग्रेस अभी जिन वादों के साथ जा रही है वो उसकी जीत का आधार बन रहा है। उनको लग रहा है हमें एक जीत का मंत्र मिल गया है, ऐसे में हम भटके नहीं। और थोड़ा सा कांग्रेस की कुछ स्ट्रेटजी और रणनीति बदली है, और वो कि जो उनकी पहले चुनाव कैंपेन या रैलियां होती थी वो बहुत मतलब अनप्रोफेशनल तरीके से होती हैं, लेकिन अब बहुत प्रोफेशनल तरीके से हो रही हैं। लगता है कोई बड़ी प्यार एजेंसी हायर है जो उनके लिए पूरा मैनेज करती है, और कमलनाथ इस चीज़ के माहिर खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं कैसे चुनाव लड़ा जाता है, कैसे कैंपेन किया जाता है। वो चाहे पिछला चुनाव 2018 का हो या इस बार भी, जिस तरह से वो कर रहे हैं, हर ज़िले में उन्होंने प्रवक्ता बना रखे हैं, पूरी सोशल मीडिया टीम उनकी एक्टिव है, हर रोज़ कोई ना कोई एक नैरेटिव शिवराज के खिलाफ लड़ने की कोशिश की जाती है, एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। और प्रियंका गांधी की भूमिका को, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब देखिए ड्राइविंग सीट पर चुनावी कैंपेन के लिए, आने वाले चुनावों के लिए ड्राइविंग सीट पर प्रियंका गांधी नजर आ रही है, तो उनकी भूमिका या उनकी जिम्मेदारी आगे कैसे आप? एक तो पहला है कि जो 3 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रियंका गांधी का फोकस मध्य प्रदेश में रहने वाला है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार, वहाँ सत्ता की रिपीट करानी है। तो मध्य प्रदेश में भाजपा से सत्ता छीनना है। 2 जगह सरकार बचाने की लड़ाई है, एक जगह सरकार, तो वहाँ अपने सरकार की उपलब्धियाँ बनाने के लिए प्रियंका गांधी उतना उपयोगी नहीं हो पाएंगी जितना शिवराज की खामियां बताने के लिए हो पाएंगी। तो मुझे लगता है कि तय है। इसीलिए कर्नाटक चुनाव आने के बाद
उसके बाद प्रियंका गांधी की टीम पूरे मध्य प्रदेश का एक रिसर्च करती है और सर्वे करती है और उस इलाके के लिए वो सक्रिय हो जाती है। और प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में कोई चुनाव कैंपेन करने अभी नहीं गई हैं, राजस्थान नहीं गई हैं, लेकिन वो तेलंगाना में पहली कैंपेन करती हैं जिस दिन कर्नाटक चुनाव खत्म होता है प्रचार। उसके बाद दूसरा जो उनकी अभियान शुरू होता है वो मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश में उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिकल प्लान बनाया है। पहला जो है जबलपुर गई हैं, अब ग्वालियर है। ऐसे हर संभाग में उनकी जनसभाएं होनी हैं और ये कहा गया है कि और सक्रियता बढ़ेगी। और प्रियंका गांधी का फोकस मध्य प्रदेश चुनाव पे रहने वाला है, ये तो प्रियंका गांधी है। लेकिन इसके अलावा भी प्रियंका गांधी की भूमिका जो राष्ट्रीय लीडरशिप में है वो भी बढ़ने जा रही है। और ये माना जा रहा है कि उन्हें क्योंकि जब गांधी परिवार के हाथ से कांग्रेस अध्यक्ष की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में गई है, उसके बाद गांधी परिवार, राहुल गांधी अभी किसी पद पे नहीं है, सोनिया गांधी भी उस तरह से हैं, तो मुझे लगता है प्रियंका गांधी उसमें जिस तरह से एक्टिव हैं। और प्रियंका गांधी को बहुत स्ट्रेटेजिकल लड़ाया जा रहा है ताकि बीजेपी ये साबित न कर पाए कि राहुल गांधी को जैसे फेल्योर नेता के तौर पर इस्टेब्लिश कर दिया है प्रियंका गांधी ने। इसलिए बहुत तरीके से होता है। प्रियंका गांधी जहाँ भी चुनाव में जाती हैं बहुत पूरी तैयारी करके जाती हैं, पूरी कमेटी अपनी टीम बना के जाती हैं। उनकी टीम है जो पूरा जाती है वहाँ कंपेन करती है, सोशल मीडिया से लेके हर चीज़। आप देखेंगे कि 3 दिन से प्रियंका गांधी 4 दिन से बज़्म क्रिएट है, मध्य प्रदेश की सियासत में तगड़ा क्रिएट है। और उस नैरेटिव में बीजेपी भी फंस गई है। बीजेपी भी उसको लेके जो है पोस्टर लगाया हो स्वागत में, कहीं ना कहीं आप प्रियंका गांधी का प्रचार ही कर रहे हैं, जो कांग्रेस ने उतने पोस्टर न लगा के जितना आपने उनके स्वागत में लगा दिया। तो कहीं ना कहीं उनके नेगेटिव भी वो चीज़ों को उसमें कर रही हैं। और प्रियंका गांधी उस नैरेटिव में न फंस के अपनी उपलब्धियां बता रही हैं। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं, जो भी है पाने के लिए। तो मुझे लगता है प्रियंका गांधी की कोशिश यही है कि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी जो भूमिका है वो निश्चित तौर पर खड़गे की टीम में अहम होगी, क्योंकि अभी गांधी परिवार से वो जितने हैं उनके अंदर देखा जा रहा है, उनको उम्मीदें देखी जा रही हैं और उनके जीत का ट्रैक रिकॉर्ड भी बेहतर है। असम और उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश में बहुत फेलियर रही हैं, असम के चुनाव भी संभाला था, असम में नहीं सक्सेस हो पाई, लेकिन हिमाचल सक्सेस हुई हैं, कर्नाटक सक्सेस हुई हैं। तो अब उनकी को है कि तीसरा जो है वो हैट्रिक, अगर जीत की हैट्रिक हो तो मध्य प्रदेश से लगे। इसीलिए ज़्यादा फोकस है कल के बताने का रहेगा, क्योंकि राजस्थान में जीत जाएंगे तो ये होगा कि गहलोत की उपलब्धि थी, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की होगी, लेकिन कर्नाटक जब मध्य प्रदेश में जीत होगी तो उसकी जीत का श्रेय जब प्रियंका को दिया जाएगा तो वो ज़्यादा वजन होगा और उस वक्त प्रियंका गांधी की भूमिका और भी बढ़ के दिखेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुबुल अहमद साहब ये इस पूरे आकलन के लिए। लेकिन प्रियंका गांधी ने आज जिस तरीके से एक सधे हुए अंदाज में अपना संबोधन दिया, अपना भाषण ग्वालियर में दिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी थोड़े से चैलेंज बढ़ने वाले हैं। बीजेपी को क्या वाकई अब फिर से अपनी स्ट्रेटजी पर एक बार विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा प्रियंका गांधी के दौरे से पहले 2 चीज़ें, चाहे कमलनाथ के पोस्टर हो या फिर नरोत्तम मिश्रा साहब का ये कहना कि ग्वालियर की जनता को धोखा 2018 में वो कांग्रेस पार्टी ने दिया, ये सवाल खड़ा करना, एक तरीके से परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन परसेप्शन से बाहर निकलकर कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी ने साफ कर दिया कि वो मुद्दों पर स्टिक रहना चाहते हैं। अब बीजेपी पर और कांग्रेस पार्टी की आगामी जो चुनावी रणनीति है वो किस तरह से और बूस्टअप करेगी या प्रभावित होगी, वो आने वाले समय में तय होगी। इस वीडियो में इतना ही, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।